एक लड़का जो फोटोग्राफी का कार्य किया करता था, वो एक घर में जाता है और जाकर के आवाज़ें लगाता है। 2 से 4 मिनट हो जाती है मगर कोई भी उसकी आवाज़ का जवाब नहीं देता। तभी उसे लगता है कि शायद घर में कोई नहीं है और वो घर के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद भी आवाज़ें लगा रहा है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि पानी के चलने की आवाज़ आ रही है। उसे ऐसा लगता है कि शायद बाथरूम के अंदर कोई है और वो नहा रहा है। वो इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और जा कर के झाँक कर के देखता है, तो क्या देखता है कि जिस व्यक्ति के घर पे वो आया है, उसकी ही बेटी बाथरूम में नहा रही है। वो मौके का फ़ायदा उठाता है और अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो और वीडियो बना लेता है और बना कर के वहाँ से दबे पाँव चला जाता है। अब वो यहाँ से चला जाता है, उस बेटी को पता भी नहीं चलता कि वो नहा रही थी, उस वक़्त घर में कौन आया और किसी ने उसकी वीडियो भी बना ली और वीडियो बनाकर वो चला भी गया। किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन 2 से 3 दिन बाद वही लड़का उस घर में आता है और आकर के उस लड़की को कहता है, तुम नहाते हुए बेहद खूबसूरत दिखाई देती हो। लड़की कहती है, कैसी अजीब-अजीब बातें कर रहे हो? वो कहता है, यकीन नहीं आता तो मेरा मोबाइल देख लो। वो उसे मोबाइल दिखाता है, तो मोबाइल में उस लड़की की नहाते हुए की फ़ोटो और वीडियो मौजूद होती है। लड़की जैसे ही उन्हें देखती है, उसकी आँखों से आँसू टपकने लगते हैं और पैरों तले मानो ज़मीन खिसक जाती है। वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है। लेकिन लड़का ज़ोर-ज़ोर से हँसता है और हँसते हुए कहता है कि इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बातें मानोगी तो मैं ये फ़ोटो और वीडियो किसी को नहीं दिखाऊँगा। अब लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे कहा जाता है कि मेरे मन मुताबिक कार्य करो। उसे हर एक तरह से डराना धमकाना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और यहाँ तक कि उससे पैसों की डिमांड भी करता है। पैसे पूछा जाता है कि कितने चाहिए, तो वो 50,000 रुपए की डिमांड कर देता है। लेकिन उस लड़की के पास 50,000 रुपए नहीं होते। अब वो लड़की रोज़ाना चिंता में अपने आप को परेशान करके रखती है। इसी वजह से उस लड़की की तबीयत खराब रहने लगती है। वो ना अच्छे से खाती है, ना अच्छे से सो पाती है। इसी वजह से उसकी तबीयत दिन पे दिन खराब होने लगती है। एक दिन उसके पिता उससे पूछ ही लेते हैं कि बेटा आखिर बात क्या है। बेटी डरती है, लेकिन पिता के आगे टूट जाती है और अपने पिता को सारा वाकया सुना देती है। ये वाकया सुनना था कि उसके पिता ने जो कदम उठाया, वो एक तरह से एक ऐसा कदम था कि बहुत से लोग तो उसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि शायद उससे कानून का मदद लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ये पिता जो सिर्फ 8वीं फेल होता है, वो एक ऐसा कदम उठाता है कि बड़े से बड़े आईपीएस ऑफिसर और हर एक डिपार्टमेंट के जो काबिल ऑफिसर होते हैं, उन्हें भी चकमा दे देता है। लेकिन उस मौत की गुत्थी को वो लोग भी सुलझा नहीं पाते। 19 महीने तक वो इतना चकमा देकर रखता है कि पुलिस वाले अपना माथा पीट लेते हैं, लेकिन मुजरिम तक पहुंच नहीं पाते। कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम उस बेटी का पिता देता है। लेकिन जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे, तो सुनने के बाद कुछ लोगों का कहना होगा कि शायद उस पिता ने सही किया और कुछ लोगों का मानना शायद यही होगा कि उसे कानून की मदद लेनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और सुनाते हैं आज आपको ये पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल उत्तर प्रदेश का जिला लगता है आगरा और आगरा की ही एक जगह है कटीपुर। यहाँ पर 20 फरवरी 2024 की दोपहर का लगभग 3 बजे का समय रहा होगा कि वहीं पर एक व्यक्ति अपने सरसों के खेत को देखने जाता है। और जब वो देखने जाता है, तो अचानक से क्या देखता है कि थोड़ी सी फसल बुरी तरह से जली हुई है। वो देखकर घबरा जाता है कि आखिर मेरी फसल में आग किसने लगाई।
वो देख करके उस जगह जाता है और जा करके जब देखने की कोशिश करता है तो वहां पर आध जला हुआ एक नीले रंग का ड्रम दिखाई देता है। और ड्रम को जब वो देखता है तो उसके अंदर आधी जली हुई एक लाश का सा लोथड़ा टाइप एक लाश जैसा ही टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये लाश आखिर किसकी है। वो पूरी तरह से बुरी तरह से जल चुकी थी। अब वो डर जाता है, डर करके तुरंत 112 नंबर पर कॉल लगा देता है। कॉल लगाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद अध जला ड्रम और अध जली लाश को निकाला जाता है। सारे मीडिया में ये खबर दे दी जाती है, सोशल मीडिया में भी ये खबर दे दी जाती है, थानों में उसकी फोटो वीडियो सर्कुलेट कर दी जाती है कि कहीं पर भी किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर दर्ज हुई है तो इस थाने में आकर के संपर्क करें। लेकिन चेहरे का कोई पता नहीं है क्योंकि लाश आधी से ज्यादा बुरी तरह से जल चुकी थी, उससे पहचानना तक मुश्किल था। लेकिन जगह जगह सोशल मीडिया के तरीके से हर एक थाने में हर एक जगह पर रिपोर्टर्स को बुलाकर, मीडिया वालों को बुला करके ये खबर आग की तरह फैला दी जाती है कि कहीं पर भी किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर दर्ज हुई है तो थाने आकर के संपर्क करें। तभी कबूलपुर का रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं लाल सिंह, उन्होंने 19 फरवरी 2024 को थाने में जाकर के एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा है राकेश, जिसकी उम्र है महज 19 वर्ष, जो फोटोग्राफी का कार्य किया करता था, वो अचानक से 18 फरवरी 2024 को गायब हो गया है। वो फोटो खींचने के लिए कहीं गया हुआ था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। तभी दूसरे दिन जब ये लाश मिलती है तो लाल सिंह को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। लाल सिंह को ले जा करके जब वो लाश दिखाई जाती है अधजली हालत में, तो जो ये लाल सिंह हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण से गांव के गरीब व्यक्ति थे। ये बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। उससे कहा जाता है आप एक बार देखें, पहचानने की कोशिश करें, बारीक से बारीक चीज़ पहचानने की कोशिश करें। लेकिन वो लाश इस तरह से जल चुकी थी और एक बूढ़ा पिता उसे देखने की स्थिति में नहीं था। वो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। अब उसे पूरी तरह से अच्छे से समझाया जाता है कि एक बार देखने की कोशिश करें, एक बार समझने की कोशिश करें, बारीक से बारीक चीज जिससे आप पहचान कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। लेकिन पिता नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। उनका मानना था कि ये उनका बेटा राकेश नहीं है। अब ये लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अचानक से एक और व्यक्ति होते हैं जो भरतपुर के रहने वाले होते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग भी इसी थाने में पहुंच जाते हैं और आकर के कहते हैं कि उनका एक बेटा है रूपचंद, जो 9 फरवरी 2024 को लापता हो गया था। अब ये जो लाश थी ड्रम के अंदर मिली हुई, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब इसे पोस्टमार्टम के यहाँ पर, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था वहाँ पर ले जाया जाता है और ले जा करके जब शिनाख्त करवाई जाती है तो ये लोग जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। इनका कहना था कि वो व्यक्ति रूपचंद ही है। उसकी लाश उन्हें दे दी जाती है, डीएनए वगैरह जो भी होता है वो ले लिया जाता है। अब ये लाश दे दी जाती है और देने के बाद ये लोग उसकी लाश को लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अब जो ये लाल सिंह हैं ये रोजाना थाने के चक्कर लगाया करते थे। तभी कुछ दिन बाद ही अचानक से जो राकेश होता है इसकी बाइक जंगलों में पड़ी हुई मिलती है। डॉग स्क्वाड टीम बुलाई जाती है, जगह जगह शिनाख्त की जाती है, लेकिन और कोई भी सबूत नहीं मिलता कि राकेश आखिर कहाँ चला गया। उसकी कोई खोज खबर ही नहीं थी। अपनी तरह से पुलिस ने पूरी छानबीन की लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं लेकिन लाल सिंह हार नहीं मानते। ये सांसद के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं, थाने के चक्कर लगाते हैं और रोजाना चक्कर लगाया करते थे। अब जो पुलिस वाले हैं ये भी परेशान हो जाते हैं, इसे प्यार से समझाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हर एक तरह से समझाकर इसे भगा दिया जाता है। अब लाल सिंह बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके घर का बेटा
गायब हो चुका था। वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फरवरी का महीना, अब फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून आ जाता है। कोई व्यक्ति जो समझदार होते हैं वो उसे सलाह देते हैं कि लाल सिंह, आप अपने बेटे की रिपोर्ट कोर्ट में एफआईआर दर्ज करा के केस कर दीजिए, ताकि पुलिस अच्छे से इस पर गौर करेगी। 11 जून 2024 को कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवा करके भेज दी जाती है और कोर्ट आदेश जारी करता है कि राकेश को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, जितनी जल्द हो सके इस केस को सुलझाया जाए। अब पुलिस अपनी जांच टीम में जुट जाती है और इसी वक्त जो ये लाल सिंह होते हैं, ये 6 नाम शक के दायरे में लिखवाते हैं। इन 6 में से एक नाम था देवीराम हलवाई का। अब 6 लोगों को हिरासत में पुलिस ले लेती है, लेकिन 5 लोगों के बातों से या उनके तरीके से कुछ भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं मिलता जिससे पुलिस को लगे कि ये कार्य इन्होंने किया होगा। लेकिन जो देवीराम हलवाई हैं, ये इनकी जो बातें हैं, इन्हें हिरासत में लिया जाता है। एकमात्र सस्पेक्ट इनके पास यही बचते हैं। देवीराम हलवाई से जब पूछताछ की जाती है तो ये सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही देते हैं, उससे कोई भी समस्या हल नहीं हो रही थी। लेकिन दिन अभी बीतते जा रहे थे, केस हो गया था, लेकिन अभी भी कोई भी गुत्थी सुलझने वाला पहलू नहीं मिला था। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे और आखिर में अब 2025 आ गया। लेकिन इसी बीच पुलिस वालों को पता चलता है कि जो ये देवीराम हलवाई है, ये 5 साल तक इजराइल में रह कर के कार्य करके आया है। वहीं से इन्होंने अलग अलग तरह की मिठाई बनाना सीखा और यहाँ आकर के अपना कारोबार संभालने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही ये साउथ अफ्रीका जाने वाला है। इसकी वहाँ पर भी नौकरी की बात तय हो गई है। अब जैसे ही इस बात का पता चलता है तो पुलिस वालों का शक और गहरा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कुछ किया हो और ये साउथ अफ्रीका भाग जाए। अब पुलिस वाले उससे छानबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। उससे पूछा जाता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। वो कहता है कि साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ 8वीं फेल हूँ, मामूली सा हलवाई हूँ, बाहर रहकर कार्य सीख लिया और उसी के बदौलत अपना घर बार चलाता हूँ। अब पुलिस वाले अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, थानेदार हैं, एक से एक पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति एक 8वीं पास व्यक्ति से कुछ भी कबूलनामा नहीं करवा पा रहा था। वो इतने अच्छे से हर एक चीज का जवाब दे रहा था कि कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन तब भी जो एक पुलिस वाले होते हैं वो देवीराम का मोबाइल मांग लेते हैं और मोबाइल मांग करके उसका मोबाइल ऐसे ही चला रहे होते हैं कि तभी वो फेसबुक के मैसेंजर में जा करके राकेश टाइप कर देते हैं। और जैसे ही राकेश टाइप करते हैं, एक चैट पूरी की पूरी खुलकर सामने आ जाती है। अब जैसे ही ये चैट सामने आती है कि बस एक क्लू था जो पुलिस को मिल गया। अब पुलिस का शक गहरा जाता है। अब पूरी सीडीआर दोबारा से निकलवाई जाती है तो राकेश की लास्ट लोकेशन और देवीराम की लास्ट लोकेशन एक ही मिलती है। पहले भी ये चीज़ सामने आई थी, लेकिन पुलिस वालों ने एक हल्की सी नज़र घुमाकर इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। लेकिन अब जैसे ही मामला सामने आता है, देवीराम से प्यार से पूछताछ की जाती है, लेकिन देवीराम कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब उससे जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, उसे हिरासत में लेकर के कड़ाई से जब पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि हाँ साहब, जो राकेश है ये उसके घर में उसके पीछे से गया था और इसने जाकर के इसकी बेटी की नहाते हुए वीडियो बना ली। वीडियो बनाकर, फोटो और वीडियो बनाकर ये उसकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, उससे पैसों की डिमांड कर रहा था, यहाँ तक उससे शारीरिक संबंध बनाने की भी डिमांड कर रहा था। मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई थी, वो डर डर कर जी रही थी। उसने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने जा कर के
पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि पुलिस वालों ने इस बात पर सुलहनामा करवा दिया था और समझौता करवाकर देवीराम को भेज दिया था। किसी ने भी उनकी इस बातों को गौर से सुना ही नहीं कि एक बेटी की इज्जत एक कैमरे में कैद करके उसी बेटी को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया और इस मामले को ऐसे ही दफा कर दिया। लेकिन जो देवीराम थे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उसकी बेटी की इज्जत को एक खिलौना बनाकर तार तार कर दिया गया है। जो राकेश होता है, ये जो देवीराम होते हैं, अपने मैसेंजर से अपनी बेटी बन करके एक मैसेज करते हैं और उसे अपनी दुकान पर बुलाते हैं। और दुकान पर जब बुलाया गया तब कोई और नहीं था, रात का समय था, देवीराम दुकान में थे और राकेश वहां पर पहुंच जाता है। सर्दियों का समय होता है, ये एक मफलर गले में डाल के रखता है। इन्हीं के पास एक लोहे का पतला सा तार होता है। ये लोहे के तार और मफलर को पकड़कर इस तरह से भींचते हैं कि राकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब मौके पर मौत तो हो जाती है, लेकिन अब उसकी लाश का क्या किया जाए। इनका एक भतीजा होता है, ये अपने भतीजे को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन के साथ इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया और मैंने ऐसा कर दिया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि आप घबराएं नहीं, एक नीले ड्रम का इंतज़ाम किया जाता है, उसके अंदर उसकी लाश को डाला जाता है, गाड़ी में उसे लोड किया जाता है और वहाँ से बहुत दूर ले जा करके एक सरसों का खेत होता है, वहाँ ले जा करके उस ड्रम को रख दिया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ भी लाए थे, उसमें डाला जाता है और आग लगा दी जाती है। पास में ही खड़े होकर ये लोग अच्छे से देख रहे थे, जब तक वो लाश अच्छे से जल नहीं गई, ड्रम आधे से ज़्यादा जल नहीं गया। पास जाकर के लाश को देखते हैं, देख करके समझ जाते हैं कि अब इसकी शिनाख्त नहीं हो सकेगी और आकर के अपने कार्य में लग जाते हैं। दरअसल देवीराम के घर से जो ये लड़का है राकेश, इसके घर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर होती है, लेकिन इस केस को सुलझाने में पुलिस को 19 महीने लग जाते हैं। एक 8वीं फेल व्यक्ति अच्छे अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर्स को चकमा दे देता है, लेकिन वो ये आखिर क्यों करता है? सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत के लिए। अगर कानून ने उसकी मदद की होती तो शायद उसे ये कार्य नहीं करना पड़ता। अब देवीराम हिरासत में है, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अब उसे सजा सुनाई जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि अगर पुलिस ने सही मायने में सही तरीके से जांच की होती तो ना तो देवीराम जेल में होता और ना ही शायद राकेश की मौत होती। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है और पुलिस टीम से भी अनुरोध करना है कि आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें ताकि कोई भी न्याय पर उंगली ना उठा सके, कानून व्यवस्था पर उंगली ना उठा सके। क्योंकि आप अगर सही तरीके से बारीकी से जांच करके अपना कार्य निष्ठता से करते हैं तो किसी भी पिता को ये कदम नहीं उठाना पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।